दोस्तों, आज मैं जिस जेल ब्रेक मूवी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये 1962 में 3 लोगों द्वारा जेल से भागने की सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी सुनते सुनते आपको लगेगा कि ये एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा रियल में हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, ये कारनामा असल में हुआ था। इस घटना से जुड़े फैक्ट्स और तस्वीरें कहानी के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में दो पुलिस वाले मुरली नाम के बंदे को एल्काट्रास यानी कि तिहाड़ जेल में लेके जा रहे होते हैं। मुरली ने बैंक रॉबरी करने की कोशिश की थी, जिसके कारण उसे 20 साल की सजा हुई है। लेकिन दोस्तों, मुरली का एक्सेप्शनली दिमाग बहुत तेज है। आगे तिहाड़ जेल के सेल्स दिखाए जाते हैं, जो कि 3 फ्लोर्स में डिवाइड हुए हैं। मुरली को उसका सेल दिया जाता है। फिर खाने का टाइम होता है। यहाँ मुरली एक बूढ़े कैदी टपोरी को मिलता है। टपोरी के पास एक पालतू चूहा है, जिसे वो अपने साथ खाना भी खिलाता है। फिर मुरली का ध्यान तिहाड़ जेल के बदमाश गोलू पर पड़ता है। गोलू मुरली की तरफ हवस भरी निगाह से देख रहा होता है। मुरली उसे अवॉइड करता है। खाने के बाद मुरली को वार्डन अपने कमरे में बुलाता है। वार्डन को पता लगता है कि मुरली बहुत होशियार है। वो मुरली को डराता है और कहता है कि तिहाड़ जेल से जिसने भी आज तक भागने की कोशिश की है, या तो वो मारा गया है या फिर पानी में डूब के मर गया है। वार्डन बकबक कर रहा होता है। मुरली वार्डन के कमरे में रखा जेल का नक्शा पूरा याद कर लेता है। वार्डन ने अपने नेल्स काटने के लिए 2 नेल कटर रखे होते हैं। मुरली जाने से पहले एक नेल कटर भी उठा लेता है। जेल में कैदियों को पढ़ने के लिए बुक्स दी जाती हैं। मुरली एक बुक में नेल कटर छुपा लेता है। फिर नहाते टाइम मुरली को गोलू फिर से तंग करने आता है और कहता है कि तू मेरी नई वेश्या बनेगा। मुरली पर गोलू को लपेट लपेट के मारता है और गोलू को अच्छी तरह धूल चटाता है। मुरली का दिमाग तेज होने के कारण उसे लाइब्रेरी में बुक्स को सेल्स में बांटने का काम दिया जाता है। यहाँ मुरली को असलम नाम का बंदा मिलता है। मुरली उससे पूछता है कि तुमने क्या किया था जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। असलम कहता है कि मैंने 2 आदमियों को अपने सेल्फ डिफेंस में मार दिया था, जिसके कारण सरकार ने मुझे 200 साल का कारावास दिया है। मुरली कहता है कि पर तुमने तो सेल्फ डिफेंस में ही उन्हें मारा था। असलम कहता है कि वो दोनों गोरे रंग के थे। दोस्तों, उस समय काले लोगों के साथ भेदभाव बहुत किया जाता था। असलम को मुरली अच्छा लगता है। वो कहता है कि यहाँ ध्यान से रहना, तुमने गोलू से पंगा लिया है, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। आगे दोस्तों, मुरली काका नाम के कैदी से मिलता है, जिसे पेंटिंग करने का बहुत शौक है। काका वार्डन की पेंटिंग बना रहा होता है। मुरली देखता है कि काका ने वार्डन की पॉकेट में एक पीले रंग का फूल बनाया है। दोस्तों, ये पीले रंग के फूल की कहानी के लास्ट में अहमियत पता चलेगी। मुरली असलम को देखता है, जो कि सीढ़ियों पर टॉप पर बैठा होता है। मुरली ऊपर जाने लगता है, पर उसे काले लोग रोकते हैं। यहाँ मुरली को पता चलता है कि असलम इन काले लोगों का बॉस है। असलम मुरली को अपने पास आने देता है। मुरली असलम से जेल के बारे में पूछता है। असलम उसे बताता है कि इस जेल से भाग पाना इम्पॉसिबल है। यहाँ दिन में 12 बार कैदियों की गिनती की जाती है। स्नाइपर्स हमेशा रेडी रहते हैं अगर किसी ने भी दीवार चढ़ के भागने की कोशिश की, उसको मारने के लिए। असलम ये भी बताता है कि अगर कोई किसी तरह जेल से भागता भी है, तो इस जेल के चारों तरफ समुद्र का ठंडा पानी है, जिससे बंदा जम के मर जाएगा। और अगर कोई बोट का इंतजाम करता है, तो पुलिस की बोट उसे मार डालेगी। रात को मुरली से एक पुलिस वाला कहता है कि कारपेंटरी का काम करोगे, उसके पैसे भी मिलेंगे। मुरली हाँ कर देता है। अगले दिन मुरली, टपोरी और काका बातें कर रहे होते हैं। काका मुरली को कहता है कि गोलू तुम्हारी तरफ चाकू लेके आ रहा है। मुरली अपना बचाव करता है। वहाँ पुलिस वाले भी आ जाते हैं, लेकिन गोलू रुकता नहीं। फिर स्नाइपर गोलू के पैरों में गोली मारता है। ये देख के गोलू शांत हो जाता है। वार्डन को कैदियों का लड़ना पसंद नहीं है। गोलू के साथ मुरली को भी काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। मुरली ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस किया होता है, जिसके कारण उसे 2 दिन की ही सजा दी जाती है। लेकिन गोलू को 6 महीने काल कोठरी में रखने की सजा दी जाती है। फिर 2 दिन बाद मुरली वापस अपने सेल में आता है, जहां उसके बगल वाले सेल में नया कैदी रामू आता है। रामू पेशे से चोर है। वो गाड़ियां चुराता है, लेकिन इस बार उसने गाड़ी चुराते टाइम एक पुलिस वाले को मारा था, जिसके कारण उसे यहाँ इस जेल में आना पड़ा। एक रात वार्डन सेल्स में राउंड लगा रहा होता है। उसके हाथ में नेल कटर होता है। अचानक उसका नेल कटर काका के सेल में गिर जाता है। वार्डन सेल खुलवाता है। वहाँ वो अपनी काका द्वारा बनाई पेंटिंग देखता है। पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, लेकिन वार्डन को पसंद नहीं आती। वो ऑर्डर करता है कि काका को जो पेंटिंग की परमिशन दी गई है, वो बंद कर दी जाए। एक गार्ड कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वार्डन सुनता नहीं। फिर काका के कमरे से सारी पेंटिंग्स का सामान, उसकी ड्राइंग्स उठा ली जाती हैं। काका बहुत दुखी होता है। ये बात किसी को भी पता नहीं होती। अगले दिन रोज की तरह सभी कारपेंटरी का काम करने आते हैं। मुरली देखता है कि काका दुखी लग रहा है। वो एक गार्ड को सुझाव देता है कि काका आज ठीक नहीं लग रहा, तुम्हें उस पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन गार्ड मुरली की सुनता नहीं। काका मुरली की ड्रेस में कुछ रखता है। फिर वो एक एक्स लेता है और अपनी एक हाथ की उंगलियां काट देता है।
ये देख के रामू उल्टी कर देता है। गार्ड जल्दी काका को अपने साथ ले जाते हैं। मुरली पीछे जाने की कोशिश करता है लेकिन उसे रोक लिया जाता है। इसके बाद दोस्तों काका का क्या हुआ नहीं दिखाते। मुरली अपनी पॉकेट चेक करता है तो वो देखता है कि काका ने फूल छोड़ा होता है। मुरली को गुस्सा आता है और वो काका की उंगलियां बॉक्स में डाल के गार्ड्स को देता है। मुरली काका के इंसिडेंट से दुखी अपने सेल में बैठा होता है। फिर उसका ध्यान सेल में एक कॉकरोच पर पड़ता है जो कि सेल में बनी एक छोटी सी जाली से बाहर आया था। इधर असलम बुक्स बांटता हुआ मुरली के सेल तक पहुंचता है। असलम उसे बताता है कि वार्डन ने काका की पेंटिंग्स बंद करवा दी थी जिसके कारण वो दुखी था। मुरली सब समझ जाता है। अगले दिन मेस में वार्डन काका के इंसिडेंट के बारे में मुरली से पूछता है। मुरली इनडायरेक्टली वार्डन को गालियां देता है। वार्डन भी इनडायरेक्टली कहता है कि ये सभी के साथ हो सकता है। फिर मुरली जाके खाना खाने लगता है। यहाँ दोस्त मुरली को मुन्ना और सरकट मिलते हैं जो कि मुरली को पहले से जानते हैं। मुन्ना और सरकट दोनों भाई हैं। ये दोनों अटलांटा की जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे जिसके कारण उन्हें यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। रात को मुरली गार्ड के जाने के बाद उस जाली को अच्छी तरह देखता है। फिर वार्डन के चुराए हुए नेल कटर से वो जाली के आसपास दीवार को खरोचना शुरू करता है। मुरली देखता है कि दीवार पुरानी होने के कारण आसानी से सीमेंट उससे उतर रहा है। अगले दिन रामू को उसकी वाइफ मिलने आती है। वो बताती है कि रामू की माँ की सेहत ठीक नहीं है। रामू रोने लग जाता है। रामू वापस सेल आके मुरली को कहता है कि अगर वो जेल से भागने की सोच रहा है तो मैं भी साथ हूँ। मुरली अगले दिन मुन्ना सरकुट और रामू को कहता है कि उसने यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। मुरली कहता है कि ये जेल पुरानी हो चुकी है, नमी के कारण यहाँ दीवारें कच्ची हो रही हैं। मुरली कहता है कि सेल्स में बनी जाली को तोड़ के हम पीछे से होते हुए जेल के ऊपर पहुंच सकते हैं। सरकट पूछता है कि लेकिन कैदियों की गिनती के टाइम हम पकड़े जाएंगे। मुरली कहता है कि हम रात में भागेंगे। सरकट की ड्यूटी बाल काटने वाली जगह पर होती है। मुरली उसे बाल इकट्ठे करने को कहता है। मुन्ना की ड्यूटी कपड़े धोने वाली जगह पर होती है। मुरली उसे लाइफ जैकेट बनाने को कहता है। फिर वो कहता है कि हमें अपने सर के साइज के पुतले बनाने होंगे जो हम बेड पर रख सकें जब यहाँ से भागना हो तो। कैदियों को अपने मनोरंजन के लिए तब इंस्ट्रूमेंट्स बजाने को दिए जाते थे। मुरली एकॉर्ड मंगवा लेता है जिसे वो जाली के सामने रख सकता था। दोस्तों ये सब बातें आपको फिल्मी लग रही होंगी लेकिन सच मानिए असल में ये सब कुछ हुआ था। फिर रात को मुरली रामू को कहता है कि जब मैं खुदाई करूं तुम गार्ड्स का ध्यान रखना और जब तुम खुदाई करोगे मैं ध्यान रखूंगा। जब गार्ड नजदीक आ जाएं तो सीटी बजा देना, मुझे पता चल जाएगा। फिर मुरली जाली की खुदाई शुरू करता है लेकिन नेल कटर से खुदाई करने से मुरली के हाथों में जख्म हो रहे होते हैं और खुदाई भी अच्छे से नहीं हो रही होती। अगले दिन खाना खाते टाइम मुरली मुन्ना और सरकट के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है और कहता है कि अगर मुझे एक स्पून मिल जाए तो काम बन जाएगा। फिर मुरली अपना स्पून जानबूझ के गंदा कर लेता है और गार्ड को कहता है कि मुझे दूसरा स्पून लेना है। मुरली के साथ मुन्ना भी चल पड़ता है। वो कहता है उसे कुक बनने के लिए गार्ड से बात करनी है। मुन्ना जानबूझ के गार्ड को अपनी बातों में लगाता है और मुरली एक की जगह 2 स्पून उठा लेता है। फिर मुरली टपोरी से एक 5 आने का सिक्का मांगता है। दोस्तों उस समय अमेरिका में रात को टपोरी सेल्स के थ्रू मुरली को 5 आने का सिक्का दे देता है। मुरली चम्मच के आगे नेल कटर का एक पार्ट लगाता है, उस पर कॉइन रगड़ के उसका पाउडर चम्मच पर रखता है। फिर आग जला के चम्मच को कॉइन से जोड़ लेता है जिससे उसका काम बन जाता है। मुरली खोदना शुरू करता है लेकिन गार्ड राउंड पर होता है। रामू से सीटी नहीं बजती लेकिन वो सेल पर खड़का करके मुरली को आगाह कर देता है। मुरली फिर अपने बेड पर लेट जाता है। फिर खोदने के बाद मुरली देखता है कि जाली चाहे पुरानी है लेकिन उसे काटने के लिए किसी तीखी चीज की जरूरत है। दोस्तों उस समय तिहाड़ जेल अमेरिका की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली जेल थी। यहाँ कैदियों को स्कैन भी किया जाता था। मुरली कारपेंट्री शॉप में 2 ब्लेड तैयार करता है। फिर वो उन्हें लेके बाहर आता है। स्कैनर मुरली को पकड़ लेता है। गार्ड के पूछने पर मुरली कहता है कि कपड़े टांगने के लिए उसने ये बनाया है लेकिन गार्ड वो ब्लेड अपने पास रख लेता है। दोस्तों मुरली ने कच्ची गोलियां नहीं खेली होती, उसने दूसरा ब्लेड अपने जूते में छुपाया होता है। रात को मुरली ब्लेड की हेल्प से जाली तोड़ लेता है। मुन्ना सरकट और रामू भी यही काम कर रहे होते हैं। फिर वो इंसानी शक्लें भी तैयार कर लेते हैं। फिर एक रात मुरली अपने बेड पर पुतला रख के जाली से होता हुआ पानी की पाइप्स की हेल्प से एक खाली जगह में पहुंचता है जहां से ऊपर जाने के लिए ग्रिल्स दिखाई देती हैं लेकिन ग्रिल्स तक पहुंचने के लिए एक और आदमी की जरूरत थी। फिर मुरली वापस अपने सेल में आता है
अगले दिन खाना खाते टाइम मुरली बाकियों से पूछता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। मुन्ना और सर्कट का काम टॉप नॉच होता है, लेकिन रामू यहाँ कमजोर कड़ी होता है। वो स्लो काम कर रहा होता है। मुरली कहता है कि आने वाले मंगलवार हम यहाँ से भागेंगे। फिर अगली रात मुरली और सर्कट ग्रिल्स के पास पहुँचते हैं। मुरली देखता है कि ग्रिल्स स्ट्रॉन्ग हैं। अगले दिन जहाँ मुरली और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से गाना बजाना करते हैं, वहाँ वो एक पुराना फैन देखता है। मुरली उस फैन को चोरी कर लेता है और उसको ड्रिल में कन्वर्ट कर लेता है। फिर उसी रात ड्रिल की हेल्प से मुरली एक ग्रिल उखाड़ लेता है। कैदियों को एक दिन मूवी भी दिखाई जाती थी। वहाँ रामू मुरली को कहता है कि जाली के ऊपर मेरा कार्डबोर्ड हिल रहा है। मुरली उसे उस पर सीमेंट लगाने को कहता है। अगले दिन खाना खाते टाइम वार्डन आता है। मुरली ने काका के फूल को पानी देकर अभी तक संभाल के रखा होता है। वार्डन कहता है ये सब यहाँ अलाउड नहीं है। टपोरी ये सुन के गुस्से में आता है और वार्डन को मारने लगता है, लेकिन टपोरी को अटैक आता है और वो मर जाता है। उसी रात असलम फिर से बुक देने मुरली के कमरे के बाहर आता है। इस बार मुरली उसे गुड बाय कहता है। असलम समझ जाता है कि मुरली और उसकी ये आखिरी मुलाकात होने वाली है। दोनों हैंडशेक करते हैं और स्माइल करते हैं। अगले दिन वार्डन मुरली का कमरा गार्ड से चेक करवाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वार्डन गार्ड से पूछता है कि मुरली कोई अजीब हरकत तो नहीं कर रहा। गार्ड कहता है कि वो रामू के साथ बहुत बातें करता है। वार्डन कहता है कि मुरली का सेल चेंज करवाओ। गार्ड कहता है कि थोड़ा पेपर वर्क करने के बाद मैं इसे बुधवार दूसरे सेल में ट्रांसफर कर दूंगा। वार्डन कहता है मंगलवार सुबह ट्रांसफर करो, जो भी हो जाए। 6 महीने बाद गोलू भी अब काल कोठरी से बाहर आ गया होता है और आते ही मुरली को कहता है कि तू मरने वाला है। सर्कट मुरली को कहता है कि ये तुम्हें मार डालेगा। मुरली कहता है कि हम इससे पहले ही यहाँ से भाग जाएंगे। फिर मुरली कहता है कि हम आज ही यहाँ से भागेंगे। मुरली बाहर हालात का जायजा ले रहा होता है। गोलू मुरली को मारने उसके पास आता है, लेकिन उसे असलम पकड़ लेता है और कहता है कि तूने काल कोठरी में भी सबक नहीं सीखा, मैं ठीक करता हूँ। फिर उस रात मुरली, मुन्ना और सर्कट पाइप से चढ़कर ऊपर आते हैं, लेकिन रामू ने सीमेंट ज्यादा लगा दिया होता है, जिसके कारण कार्डबोर्ड दीवार के साथ चिपक गया होता है। बेचारा रामू बेड पर लेटकर रोने लग जाता है। इधर तीनों एक दूसरे की हेल्प से छत पर चढ़ जाते हैं। रामू फिर पैर से कार्डबोर्ड तोड़ के ऊपर चढ़ता है। मुरली एक बार पीछे देखता है कि शायद रामू आ जाए, लेकिन रामू से अकेले ग्रिल पर चढ़ा नहीं जाता। फिर तीनों लाइफ जैकेट की हेल्प से जेल से भाग जाते हैं। सुबह होती है। रामू अपने सेल में उदास खड़ा होता है। गार्ड मुरली को कहता है उठो, सुबह हो गई है, लेकिन मुरली तो भाग गया होता है। फिर जेल में सायरन बजने शुरू होते हैं। सर्च शुरू होती है। पुलिस को साथ ही एक आइलैंड से सर्कट की फैमिली की फोटोज मिलती हैं, पर बॉडी किसी की नहीं मिलती। वार्डन कहता है वो तीनों डूब गए हैं। फिर वार्डन को काका का पीला फूल आइलैंड के किनारे पर पड़ा मिलता है। वो गार्ड से पूछता है कि ये फूल क्या इस आइलैंड पर उगते हैं। गार्ड कहता है कि सिर्फ हमारी जेल के आइलैंड पर ही ऐसे फूल उगते हैं। फिर वार्डन फूल को गुस्से में पानी में फेंक देता है। दोस्तों कई दिनों तक सर्च चलती रही, लेकिन मुन्ना, सर्कट और मास्टरमाइंड मुरली का किसी को नहीं पता चला, ना ही उनकी बॉडी मिल पाई। कई सालों बाद FBI ने भी ये केस बंद कर दिया था। अब इस इंसिडेंट से जुड़े रियल फैक्ट्स को जानते हैं। मुरली यानी के मार्कोस, मुन्ना और सर्कट यानी के जॉन और क्लेरेंस के भागने के बाद देहाड़ जेल यानी के एल्काट्रास जेल को 1 साल के अंदर ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस के लिए सरकार को बहुत पैसे खर्चने पड़ते थे। जिन टूल्स की हेल्प से तीनों भागे थे, उन्हें आज भी संभाल के रखा गया है। आज एल्काट्रास को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों 2013 में FBI को मिस्टीरियस वे से लेटर मिला था। लिखने वाला अपने आप को जॉन बताता था और लेटर में लिखा था कि 1962 में हम तीनों जेल से भागने में सफल हो गए थे। आज मैं 82 साल का हूँ। फ्रैंक मोरिस 2008 में मर गया था और उसी के 3 साल बाद मेरा भाई क्लेरेंस भी मर गया था। FBI ने ये लेटर में फिंगरप्रिंट्स को ट्रेस करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी मिल नहीं पाया था। और ऐसे दोस्तों एस्केप फ्रॉम एल्काट्रास मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।